वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। बच्चों, ये क्यूज नंबर 11 है और ये थर्मोडायनेमिक्स का सॉल्यूशन है। इससे पहले आपने थर्मोडायनेमिक्स से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल का क्यूज दे चुके हो और ये सॉल्यूशन 11 है और ये थर्मोडायनेमिक्स का है। और सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 moles of an ideal gas expand spontaneously into vacuum। वैक्यूम कहने का मतलब क्या है? ये क्या बता रखा है? फ्री एक्सपेंशन की बात बोल रखा है क्या? अगर फ्री एक्सपेंशन की बात किया जाए तो वर्क भी क्या होता है? जीरो। बोलो, डेल्टा यू क्या होता है हमारा? जीरो। डेल्टा टी भी क्या होता है हमारा? जीरो। तो अगर बात किया जाए फ्री एक्सपेंशन की बात किया जाए तो फ्री एक्सपेंशन के केस में हमेशा जो हमारा क्या पूछ रखा है? वर्क डन। वर्क डन जो हमेशा होता है वो क्या होता है? जीरो। क्यू भी हमारा क्या होता है? जीरो। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था कि आप थ्योरी जान रहे हो, आप टर्म केवल पहचान लिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कि उसने बोला जैसी वैक्यूम बोल रखा है, वैक्यूम मतलब वो फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है। फ्री एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि उसका वर्क डन भी उसमें जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, डेल्टा टी भी जीरो है और क्यू भी जीरो होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था केवल। आ जाओ, व्हाट इज ट्रू फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए यही पूछ रहा है। ये लो, ये हमारा एक मान लिए फाई एक फंक्शन है और वो भी फंक्शन कौन सा है हमारा? साइक्लिक प्रोसेस का। पूछा है कि बताओ साइक्लिक प्रोसेस के लिए किसकी वैल्यू जीरो होगा। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने कि अब तुम्हें यहां थ्योरी से जाना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर साइक्लिक प्रोसेस डी ऑफ स्टेट फंक्शन की बात किया जाए, डेल्टा ले लो, डी की जगह डेल्टा ले लो। ये टर्म बता रहा है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन होगा। डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन अगर हुआ तो हमारा वैल्यू क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है। क्यों? स्टेट फंक्शन क्या बोलता है? स्टेट फंक्शन क्या बोलता है? सुना या? स्टेट फंक्शन क्या बोलता है? स्टेट फंक्शन बोलता है कि अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, हम लोग ये स्टेट वन से हम लोग कहां जा रहे हैं? स्टेट टू पे। ये हमारा स्टेट वन है। या तो हम इस पाथ से जाएं, इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं। हमें कोई पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, वो केवल डिपेंड किस पे करेगा? स्टेट पे डिपेंड करेगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ना कि अगर इस पाथ से जाएंगे तो वैल्यू अलग आ जाएगा, इस पाथ से जाएंगे तो वैल्यू अलग आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और स्टेट फंक्शंस के लिए तुमने पढ़ रखा होगा इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है? एक स्टेट फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पे, जिसको हम लोग बात करते हैं डेल्टा यू टू माइनस यू वन, फाइनल माइनस इनिशियल। कौन से पाथ से जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मतलब है वो केवल स्टेट से मतलब है कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कौन करेगा। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एफ स्टेट फंक्शन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो ये क्या है हमारा? इंटरनल एनर्जी बोल रहा है, डेल्टा ई बोले या डेल्टा यू, इसी को बोलता है। तो ये हमारा क्या हो चुका? ये तो स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल सही है। सी क्या है हमारा? कि डेल्टा एच फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूछ रखा है। तो डेल्टा एच भी हमारा क्या है? हम लोग एब्सोल्यूट इंथैल्पी तो निकाल नहीं सकते, जो निकाल सकते हैं चेंज। और डेल्टा एच भी हमारा एक क्या है? स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन हुआ तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो ये भी हमारा क्या हो चुका? ये भी आंसर सही है। पर करेक्ट ये तो हमें पता चल चुका कि ये डेल्टा ई भी सही है और डेल्टा एच भी सही है। पर आंसर तो ये मार्क नहीं कर देंगे हम। आंसर जो मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे इस पे कि बी और सी दोनों क्या है हमारे? करेक्ट। मतलब डेल्टा ई भी हमारा क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। बोलो, एक स्टेट फंक्शन है और अगर स्टेट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। डेल्टा एच भी हमारा क्या है? एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? जीरो। लो, ऐसे लगा दिया साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अब सुनो, ये कि वर्क क्यों नहीं हो रहा है? अब तुम पढ़ चुके होगे रिवर्सिबल वर्क की बात करता है, इरिवर्सिबल वर्क की बात करता है। जब हम लोग रिवर्सिबली पाथ से जाते हैं और जब हम लोग इरिवर्सिबली पाथ से जाते हैं, मान लीजिए आइसोथर्मल के लिए हम लोग ले रहे हैं,
ठीक है, समझ लो ये आइसोथर्मल के लिए। तो रिवर्सिबली वर्क डन निकालते हैं तो अलग फॉर्मूला होता है, और इरिवर्सिबली वर्क डन निकालते हैं तो वो अलग फॉर्मूला होता है। दोनों वर्क डन का फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग अलग। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम लोग रिवर्सिबली पाथ से गए तो वर्क डन की वैल्यू कुछ और आएगा, इरिवर्सिबली पाथ से गए तो वर्क डन की वैल्यू हमारा क्या आएगा, कुछ और आएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि अगर हम लोग रिवर्सिबली पाथ से गए तो वर्क डन की वैल्यू कुछ और आएगा, इरिवर्सिबली पाथ से गए तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगा, कुछ और आएगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच है वो कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप आइसोथर्मल के लिए ही बात कर लेते हैं, आइसोथर्मल के लिए ही बात कर लेते हैं, देखो समझा देता हूं कि क्यों डेल्टा एच और डेल्टा ई स्टेट फंक्शन है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्यों जीरो होता है। मान लिए स्टेट 1 से हम लोग कहां जा रहे हैं, एक स्टेट 2 जा रहे हैं, और ये प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोथर्मल अगर एक बार क्या जा रहे हैं हम लोग, एक बार रिवर्सिबली जा रहे हैं हम लोग, और एक बार पाथ को हम लोग क्या जा रहे हैं, इरिवर्सिबल। तुम क्या जानते हो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो डेल्टा एच भी क्या होगा हमारा, जीरो, और डेल्टा यू भी हमारा क्या होगा, जीरो। डेल्टा एच यहां भी जीरो और डेल्टा यू हमारा यहां भी जीरो। बताओ, या तो हम रिवर्सिबली पाथ से गए या इरिवर्सिबली पाथ से गए, क्या हमारा फाइनल, ये किस पे डिपेंड किया, फाइनल और इनिशियल पे। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। अब प्रूफ भी हो गया कि स्टेट फंक्शन, ये क्यों स्टेट फंक्शन है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो हमारा वैल्यू आता है स्टेट फंक्शन का, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है ये। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी और सी दोनों करेक्ट है। आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अब ये लैंग्वेज में खेला है, कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को केवल घुमाया है। द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए, ठीक है, एक स्टेट ए है से कहां जा रहा है, स्टेट बी जा रहा है, बिल्कुल सही है। लो ले लिया, स्टेट ए से स्टेट बी जा रहा है, इसमें एनर्जी कितना खपत हो रहा है, 40 किलो जूल। ठीक है, इन द सिस्टम गोज ए टू बी, जब रिवर्स आ रहा है ए टू बी द रिवर्सिबली पाथ एंड रिटर्न टू स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबली पाथ। ए से बी गया रिवर्सिबली पाथ और ए इरिवर्सिबली पाथ से जा रहा है। और पूछा क्या है इसी क्वेश्चन, अभी देखो जस्ट यही बताया है मैंने, अभी जस्ट यही बताया है कि सिस्टम इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए एंड बी इज 40 किलो जूल मोल पर मोल। इन द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी रिवर्सिबली पाथ, पहला बोला है कि वो रिवर्सिबली पाथ से जा रहा है, एंड रिटर्न टू स्टेट ए, मतलब रिटर्न कहां कर रहा है, ए पे जब रिटर्न कर रहा है वो किस पाथ से कर रहा है, इरिवर्सिबली पाथ से कर रहा है। ठीक है, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब तुम क्या जानते हो, डेल्टा यू पूछ रखा है, इंटरनल एनर्जी पूछ रखा है, और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इंटरनल एनर्जी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है। बोलो, स्टेट फंक्शन है। तो ए से बी जाने में इतना एनर्जी लग रहा है, तो बी से ए आने में भी क्या होगा, इतना ही एनर्जी लग रहा होगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड ही किस पे करता है, इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करेगा ये। बोलो, इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करेगा, ना कि कौन से पाथ से जा रहे हैं, उसे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। ठीक है, स्टेट फंक्शन होने के चलते इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगा, कि जितना हमें ए से बी जाने में एनर्जी लगा है, इंटरनल एनर्जी लगा है, उतना इरिवर्सिबली पाथ से जब ए रिटर्न करेगा तो उतना ही एनर्जी उसे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। क्लियर है ये। बोलो, इतना एनर्जी शुरू में रिलीज हुआ तो बी से जब ए लौटेगा तो इरिवर्सिबली पाथ से जाए या रिवर्सिबली पाथ से जाए, एक स्टेट फंक्शन वैल्यू होने के चलते इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, कौन से पाथ से जा रहा है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है ये अभी दोनों क्वेश्चन क्या थे, स्टेट फंक्शन पे क्वेश्चन थे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सिस्टम हैज इंटरनल एनर्जी इक्वल टू E1। क्लियर है ये, हाँ ठीक है। 450 जूल heat is taken out and it
600 जूल वर्क इज डन ऑन इट, द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, यही पूछा है। अब फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, प्लॉट लिख रखा है मैंने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या तुम जानते हो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल्टा यू को U2 माइनस U1। अब पूछा क्या है, सिस्टम है ये इंटरनल एनर्जी इक्वल टू U1, U1 पूछ रखा है, U1 पूछा है ये, ठीक है, हाँ U1 के U2 पूछ रखा है, 600 जूल द फाइनल एनर्जी U2 पूछ रखा है, Q प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखो, अगर हमें Q का साइन कन्वेंशन पता चल जाए और W का साइन कन्वेंशन पता चल जाए तो क्या हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या। अब यहां देखो पहले उसने क्या बोला है, साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन है। अब तुम्हें पहले पहचानना है, लैंग्वेज से पहचानना था साइन कन्वेंशन से कि हीट क्या कर रहा है। अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q की वैल्यू क्या होती है, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमारा हीट क्या होता है, Q की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज कर रहा है, अगर सिस्टम ही अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है तो हमारा Q की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। दूसरा कि वर्क डन की अगर बात किया जाए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है। अगर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं हम लोग तब तो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तब क्या होगा, निगेटिव होगा। अब यही पहचानना था। देखो यहां कर रहा है वर्क डन ऑन इट, ठीक है, यहां क्या बोल दिया उसने, वर्क डन ऑन इट। क्लियर है ये सिस्टम, मान लिए सिस्टम है हमारा, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इस सिस्टम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसमें बताओ Q कितना दे रखा है, 450 जूल हीट इज टेकन आउट, मतलब इस सिस्टम से, ये सिस्टम है हमारा, ठीक है, इस सिस्टम से 450 जूल हीट क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है। टेकन आउट करने का मतलब क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब Q क्या हो चुका है हमारा, निगेटिव वैल्यू -450 जूल। यहां से Q तो पता चल चुका, टेकन आउट जैसी बोला मतलब वो क्या बोल रखा है, निगेटिव वैल्यू बोल रखा है। दूसरा आ जाओ, एंड 600 जूल वर्क डन इज ऑन इट, मतलब इस सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। और मैंने साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे कि अगर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं हम लोग तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अब बताओ वर्क का यहां आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा 100 जूल, और वो भी किसमें, पॉजिटिव साइन के साथ। अब इस वैल्यू में पुट कर दो, देखो U2 माइनस U1, U2 ही निकालना है, Q कितना तुम्हें पता है, -450 प्लस 600। क्लियर है ये, W पता चल चुका, Q केवल साइन कन्वेंशन से खेला है इस गेम में। और U2 इक्वल टू क्या, माइनस U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 150। तो बताओ U2 क्या आ गया हमारा, U1 प्लस 150। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, पूछा है फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U2 U1 प्लस क्या हो चुका हमारा 50। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। बस क्वेश्चंस में कुछ नहीं किया है, क्वेश्चंस में उसने सारे वैल्यू दिए हैं। एक तो हमें Q भी दे रखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W भी जानते हैं हम लोग, U2 माइनस U1 रखा मैंने। बस वहां से ये पता करना था कि साइन कन्वेंशन तुम्हें देखने आता है या नहीं। हीट के लिए अलग साइन कन्वेंशन है और वर्क के लिए अलग साइन कन्वेंशन है। अगर किसी सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तब आएगा निगेटिव। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को तब Q की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है एनर्जी को तब क्या आएगा, निगेटिव। पॉजिटिव जब एब्जॉर्ब कर रहा हो और रिलीज करेगा तब निगेटिव आएगा, और वही बोल रखा है टेकन आउट। क्लियर है ये, फोर्थ क्वेश्चन हो चुके और फिफ्थ चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें पहचानना चाहिए था क्वेश्चन को। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, एक तो एक्सपेंशन हो रहा है, पहला बार कि एक्सपेंशन जैसे ही हुआ तो ये तो हमारा वर्क डन पूछा है, ये तो ऑप्शन कैंसिल ही हो जाता कि एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या आता है, हमेशा निगेटिव।
और कॉम्प्रेशन के केस में हमेशा वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव। तो जैसे ही एक्सपेंशन हुआ तो ये वैल्यू, एक ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है, इसमें एक ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। बहुत सारे में ऐसा होता है कि दो ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो एक ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया कि एक्सपेंशन था, वर्क डन पॉजिटिव हो नहीं सकता। इस तरह से सोचना था पहले। आ जाओ, अब फॉर्मूला क्या लगेगा कि तो वॉल्यूम V1 कितना दे रखा है 4 डेसीमीटर क्यूब और V2 कितना दे रखा है 6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कहने का मतलब क्या है, ये अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 ATM, मतलब ये पाथ कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है, अगेंस्ट कांस्टेंट इरिवर्सिबली पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब इरिवर्सिबली प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब बताओ, एक तो रिवर्सिबली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जहां भी बोल दे तो समझ लेना क्या बोल रहा है, वो इरिवर्सिबल की बात कर रहा है। अगर इनफाइनाइट स्टेज की बात कर दे मतलब वो रिवर्सिबल पाथ की बात कर रहा है। अगर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल बोले तो इरिवर्सिबल, इनफाइनाइट स्टेज की बात करे तब रिवर्सिबल। आज जो इरिवर्सिबल पाथ की बात कर रखा है उसने, बताओ वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हो फॉर्मूला, बस पी एक्सटर्नल V2 माइनस क्या V1। क्लियर, ये V2 माइनस V1। इस वैल्यू में केवल क्या रखना था, P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 3 ATM। अब बताओ वो कितना दे रखा है 4 डेसीमीटर क्यूब, 4 V2 कितना दे रखा है 6 माइनस 4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये कितना हो चुका -6 डेसीमीटर क्यूब ATM। इसको क्या लिख सकते हो, लीटर ATM भी लिख सकते हो। अब सुनो, 1 लीटर ATM इक्वल टू क्या होता है, ये आंसर जूल में पूछा है पर आंसर तो आ रहा है डेसीमीटर ATM। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वर्क डन क्या आ सकता है, जूल में आ सकता है। क्योंकि आंसर, फाइनल आंसर है किसमें, जूल में है, और ये जूल में है ही नहीं। ये आंसर मेरा आ रहा है डेसीमीटर क्यूब ATM, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.3 जूल से, या अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट 600 नहीं आएगा, 608 नहीं आएगा, 607 पॉइंट समथिंग, मतलब 7-8 करीब आ रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसा नहीं है कि जो अप्रोच इसके कर रहा है। अगर ये वैल्यू होता 608 और दूसरा होता 606 तो समझ में आता, कोई वैल्यू ही उसके क्लोज नहीं है, मतलब ये क्या हो गया हमारा 608 जूल इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें क्या था, एक पहला पहचानना था कि कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, और दूसरा पहचानना था कि यूनिट कन्वर्जन आता है तुम्हें कि नहीं आता है, क्योंकि आंसर तो 6 जूल भी दे रखा है, और तुम अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं किए, लीटर ATM में नहीं चेंज किए, तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, -600 जूल। आ जाओ, हाँ यहां देखो, अलोंग द फ्लोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, मतलब स्टेट फंक्शन की बोल रहा है, स्टेट वेरिएबल की बात कर रहा है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, ये तो बता दिया मैंने कि डेल्टा यू क्या होता है हमारा, यू क्या है हमारा, यहाँ एक स्टेट फंक्शन है ना, पाथ फंक्शन तो नहीं है, एक स्टेट फंक्शन है, तो यू हमारा क्या हो चुका, स्टेट फंक्शन। वी भी क्या होता है हमारा, जो वी है हमारा वो भी एक स्टेट फंक्शन है। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी, ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो ये क्या है, यू हमारा स्टेट फंक्शन, वी भी क्या है हमारा स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी भी क्या है हमारा, एच भी क्या है हमारा एक स्टेट फंक्शन है। पर क्या हीट स्टेट फंक्शन है क्या, हीट स्टेट फंक्शन है क्या, वर्क और हीट एक पाथ फंक्शन है। ये जो है हमारा है वो क्या है, पाथ फंक्शन को बताता है, तो ये पाथ फंक्शन है ना कि स्टेट फंक्शन है। तो कितने हो चुके हैं हमारे, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और इंथैल्पी, ये हमारे क्या है स्टेट फंक्शन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसे थोड़ा सा ध्यान रखो क्या कौन सा स्टेट फंक्शन हो रहा है, और थोड़ा ये भी, जैसे ये तुम्हें सॉल्यूशन बना रहा हूँ, कोई डिटेलिंग थोड़ा सा नहीं बता पा रहा हूँ,
कि वी क्यों स्टेट फंक्शन है, क्योंकि क्लास नहीं है। क्यों होता है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्यों होता है ऐसा। मैंने इससे पहले इंटरनल के बारे में बात कर दिया और इंथैल्पी के बारे में बात कर रखा है। आ जाओ, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव का पहले, इंटेंसिव बाद में बात करेंगे। एक्सटेंसिव किसको बोलते हैं? एक्सटेंसिव कहने का मतलब एक कंटेनर ले लिया मैंने, अगर उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए इसे वॉल्यूम ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 5 लीटर इसमें ले लिया मैंने, वी लीटर ले लिया मैंने, 5 लीटर से बढ़िया है वी लीटर ले लें। अब दो पार्ट में, पहले ये वी लीटर था पूरे कंटेनर का, पूरे कंटेनर की वॉल्यूम वी लीटर था, अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा v/2 और ये भी क्या हो जाएगा v/2। मतलब ये क्या है, एक्सटेंसिव करने का मतलब है कि एडिशन कर सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी को बताता है कि आप किसी चीज को अगर ऐड कर सकते हो तो वो एक्सटेंसिव को बताता है। अगर आप किसी चीज को ऐड नहीं कर सकते हो तो मतलब वो क्या बताता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को बताता है। देखो यहां टेम्परेचर ले लिया मैंने, मान ली इस कंटेनर का अभी टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस है। क्या इसको हाफ करने पे टेम्परेचर, इस मान लिया रूम है, इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, जहां मैं पढ़ा रहा हूं एक रूम है और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में है। मैंने एक वॉल दे दिया, एक दीवार दे दो, क्या टेम्परेचर अलग हो जाएगा? क्या टेम्परेचर तो अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज को नहीं बताता है। अगर एडिटिव प्रॉपर्टीज को ना बताए तो वो हमारा क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को बताता है। क्लियर है? ये एक्सटेंसिव कैसे पहचानोगे, बस एक डब्बा लेना और देखना कि किसे ऐड कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते हैं। आ जाओ, वॉल्यूम तो ये हो चुका, एक तो हमारा क्या हो चुका, एक्सटेंसिव हो चुका। एक्सटेंसिव ही पहले देख लेते हैं, एक्सटेंसिव ही देख लेते हैं पहले। और बात किया जाए, गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या है हमारा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जब पढ़े होगे लास्ट लेक्चर में, अगर पढ़ाया गया हो गिव्स फ्री एनर्जी, तो उसमें दिखाया गया होगा कि एब्सोल्यूट हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में गिव्स फ्री एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। कहीं भी पर मोल की बात कर दिया जाए, कहीं भी सुनो, अगर पर मोल का बात कर दिया जाए, पर मोल अगर डिफाइन कर रहा हो कोई चीज, तो हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वो हमेशा क्या होगा, जैसे मोलर, मैंने इसने मोलर जैसी बोला मतलब पर मोल के लिए डिफाइन कर दिया, पर मोल जैसी डिफाइन करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये इंटेंसिव हो गया। मोलरिटी भी क्या है, एक पर मोल के लिए डिफाइन है, पर लीटर में बोल रखा है, तो पर लीटर में भी क्या हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव हो चुका। वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, एक्सटेंसिव हो गया। फ्री एनर्जी क्या हो गया हमारा, एक्सटेंसिव हो गया। हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों बता दे रहे हैं इसमें। अब बताओ, पूछा है मोलर मास, मोलर मास पूछा है। मान ली इसमें कोई गैस N2 ले रखा है, मोलर मास बोला है, मोलर मास N2 का क्या होगा, 28। क्या दो पार्ट में डिवाइड करने पे मोलर मास N2 का चेंज हो जाएगा? क्या मोलर मास चेंज हो सकता है क्या? और वैसे भी मोलर मास बोला है, पर मोल के लिए डिफाइंड है, वो पर मोल के लिए ही डिफाइंड है। और कहीं भी पर मोल के लिए डिफाइंड हो तो वो क्या होगा हमारा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। पर मोल अगर मैंने इसका मोल, इस कंटेनर का मोल मैंने n ले रखा है, इस पूरे कंटेनर में अभी मोल जो ले रखा है गैस उसका n है, अगर हाफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n/2, और इधर भी क्या हो जाएगा, n/2। अगर वॉल्यूम को आप हाफ कर दिया जाए तो ये मोल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या मोल को हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मोल क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। मोल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर पर मोल की बात किया जाए, अगर कहीं भी पर मोल की बात कर दिया जाए तो वो क्या होगा हमारा, क्या बताएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को बताएगा। एक्सटेंसिव कहने का मतलब क्या है कि फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने बोला इंटेंसिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज ना हो, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मोलारिटी पर मोल के लिए डिफाइन है, पर मोल पर लीटर में बोलते हैं, 1 लीटर में डिफाइन है वो। तो मतलब क्या है, हर के लिए आप एक, जैसे आपने मोलारिटी निकाल लो, अब मोलारिटी को भी समझाता हूं, थोड़ा सा स्टोसियोमेट्री में जाता हूं कि मैंने मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन की बात किया है।
मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है और वो सॉल्यूशन क्या है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। मैंने 5 लीटर का ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, 5 लीटर के ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया। इस कंटेनर को मैंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां मैंने क्या बोला कि यहां 2 लीटर ले लिया, यहां 2 लीटर ले लिया, यहां 1 लीटर ले लिया, यहां 2 लीटर ले लिया। क्या सॉल्यूशन का टेस्ट चेंज हो, क्या सॉल्यूशन का टेस्ट चेंज हो जाएगा? क्या सॉल्यूशन का टेस्ट चेंज तो होगा नहीं, प्लस एडिटिव है भी नहीं। और इसीलिए मैं बोल रहा था पर मोल के लिए या पर वॉल्यूम के लिए, पर मोलर बोल दे या पर मोल के लिए डिफाइन कर दिया जाए वो, तो हमेशा क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो इंटेंसिव हमारा कौन कौन सा हुआ, एक तो मोलरिटी हुआ इंटेंसिव, दूसरा हमारा इंटेंसिव मोलर मास हो रखा है, और तीसरा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। पर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी पर मोल के लिए डिफाइन नहीं है वो, ठीक है। आपने क्या कर दिया, मोलर हीट कैपेसिटी कहने का मतलब आपने मास को क्या, आप यहां 5 ग्राम का आयरन का रॉड लो या 500 ग्राम का आयरन का रॉड लो, ठीक है, 500 ग्राम का आयरन का रॉड लो, आप यहां हीट सप्लाई करो, जो इसमें भी कितना डिग्री का चेंज आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस का, और यहां भी कितना डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज आएगा। मतलब हीट कहने का मतलब आप डिपेंड ही नहीं कर रहा, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यही कहने का मतलब, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है। यही कहने का मतलब इसमें भी मोलारिटी में देखो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 1 लीटर का भी टेस्ट वही है, 5 लीटर का भी टेस्ट वही है। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर पर मोल के लिए डिफाइन कर दिया है चीजें तो हमेशा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो इंटेंसिव हमारा मोलर मास, मोलारिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। तो आंसर क्या हो गया हमारा 3। ये मैंने सारे बता दिए कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, मैंने ये डिटेल में भी बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस साइन कन्वेंस। अब देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया है। ए पिस्टन फिल्ड विद 0. क्या क्या दे रखा है, देखो 0.04 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml। हाँ सही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की है 37 डिग्री सेल्सियस पे। एज इट डज इट एब्जॉर्ब 200 जूल, मतलब क्यू क्या बोल रखा है, इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो क्यू क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। तो ये कितना दे रखा है, 208 जूल, सही है। द वैल्यू ऑफ क्यू एंड वर्क प्रोसेस विल बी। अब साइन कन्वेंशन से क्यू क्यों ही निकलना था, बहुत सारे क्या करेंगे महानुभाव, जाएंगे वर्क डन इक्वल टू माइनस NRT ln V2 दे रखा है, V1 दे रखा है, ये लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्यों लगाने की जरूरत है, क्यों लगाने की ये जरूरत है, लगाओगे टाइम अपना किल करोगे। मतलब आइसोथर्मल बोला है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है, मतलब वर्क डन क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा हमारा, NCV डेल्टा टी होता है, और आपका डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट। तो डेल्टा यू हमारा क्या हो चुका, 0। अब आ जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू हमारा क्या है, 0, तो बताओ क्यू किसके इक्वल हो गया, माइनस डब्ल्यू का। तो क्यू तुम्हें कितना दे रखा है, प्लस 208 जूल। वो तो बोल रखा है कि एब्जॉर्ब भी कर रहा है 208 जूल। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क होगा उसी का निगेटिव साइन। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हें लग रहा है, क्यू यहाँ क्या है पॉजिटिव और डब्ल्यू क्या है हमारा निगेटिव। तो ए ऑप्शन क्या है करेक्ट। इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स में तो सोचना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो जेईई मेन के पर्पज से और दूसरा जेईई एडवांस के पर्पज से। और ये सारे क्वेश्चंस भी जो है ना, जो देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पे तुम्हें, वो मोर ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेईई मेन और जेईई एडवांस से रिलेटेड हैं। अगर तुम क्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, इसका मतलब है
कि तुम अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर तुमसे हो रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तुम सोच पा रहे हो। डायनेमिक्स इजी चैप्टर है, पर इजी उसके लिए है जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए डायनेमिक्स इजी नहीं है। आईने के भी इजी नहीं है, ये चैप्टर इजी नहीं है। पहली बात, जो कंटिन्यूअसली उस पर मेहनत कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। डायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है कि आपको थ्योरी अगर पढ़ा दिया जाए ना केवल, तो उस पर क्वेश्चन लगा लोगे तुम। अब प्रॉपर करके तो अब क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वो जाके घर पे क्वेश्चंस लगाते हैं। तो ये क्यूज देना जरूरी है। ये सारे एक अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्शंस है, और तुम्हें एक क्यूज का एक अलग कॉपी रखना चाहिए और इन क्वेश्चंस को ऐड करना चाहिए। जब एग्जाम होता है, वीएमसी का एग्जाम हो, जब जेईई में जब जाओगे तो ये क्वेश्चंस देख के जरूर जाना, क्योंकि ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तुम्हारे थ्योरी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, तुम्हारे कंसेप्ट को भी बिल्ड करेगा, और पहली बात कि ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो जेईई मेन और जेईई एडवांस से भी लिए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। इस वाले क्वेश्चंस में देखो क्या, आप देखो ये प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब जिसने ये नहीं पढ़ा होगा वो देखना क्या होगा। अब डिफिनेशन, बाय द डिफिनेशन, ये प्रूफ, जब पी एक्सटर्नल जब किए होगे ना तुमने, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी निकाले होगे वर्क डन, इसके प्रूफ के पहले कुछ आया होगा, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो डीवी आता है हमारा वो क्या आता है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आता है, तभी ये प्रूफ होता है। कंटेनर लिए होगे तो ये सुनो क्या बोल रखा है कि 1 मोल ऑफ सॉलिड Zn इज प्लेस्ड इन एक्सेस डाइल्यूट H2SO4 एट 27 डिग्री C इन सिलेंड्रिकल फिटर ए पिस्टन। लो, एक पिस्टन भी बना दिया मैंने। ये पिस्टन है हमारा, इसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शन हो रहा है हमारा, एक तो Zn प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, फाइंड द वर्क डन द प्रोसेस ऑफ द पिस्टन 5 सेंटीमीटर मूव टू 50 प्रेशर 1 atm द ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब इसमें Zn प्रेजेंट है और H2SO4 प्रेजेंट है। ये पिस्टन ZnSO4 Zn+2 और H2 एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने, द सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन फाइंड द वर्क डन, यही पूछ रखा है क्या, वर्क डन पूछ रखा है। तुम वर्क डन का फॉर्मूला क्या जानते हो, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही जानते हो। हाँ, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी जानते हो, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाओ माइनस पी एक्सटर्नल। अब यहां देखो पी एक्सटर्नल उसने 1 मोल ऑफ Zn is placed cylinder with a fitted piston, find the work done, the area of the piston is, एरिया कितना दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव्स इट आउट, मतलब मूव्स, जब तुम कॉम्प्रेस्ड करते हो या एक्सपैंड करते हो तो ये पिस्टन क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। जहां टीचर ने दिखाया होगा ये dx है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको यही बोला होगा dx है, तो ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही तो हम लोग ऐड करके हम लोग dv लिख देते थे वर्क डन निकालने के लिए। प्रूफ ही इस तरह से होता था। तो ये प्रूफ के लिए डिस्प्ले एरिया दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, क्वेश्चंस में एरिया और डिस्प्लेसमेंट ही दे दिया, डीवी तो बाद में की बात है। उसने एरिया और डिस्प्लेसमेंट बाय द डिफिनेशन से चला गया, वो एरिया दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, dx कितना दे रखा है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर। एक चीज और भी है इसमें अभी देखना, पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है 1 atm अगेंस्ट प्रेशर 1 atm, एक 1 atm के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो यहां से यहां तो क्या आ गया 1, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया इंटू dx -1 इंटू एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dx कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये, बोलो ये क्लियर है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आगे आओ, इस क्वेश्चन में आगे भी और भी बचा हुआ है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोग क्वेश्चन वर्क डन सॉल्व कर रहे हैं। किलो जूल में पूछ रखा है ये क्या हो जाएगा
25 इंटू 10 के पावर क्या हो गया हमारा -3। ये हो चुका हमारा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, पर ये किस में आ रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में। ये आ किस में रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रखा है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो एटीएम सेंटीमीटर क्यूब आ रखा है, एटीएम और सेंटीमीटर क्यूब आ रखा है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चंस में कि इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जूल में, किलो जूल में है। आंसर क्या है, किलो जूल में है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है वो होता है 10 के पावर -3 लीटर। ये एक यूनिट कन्वर्जन था। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 लीटर। ये एक साइन कन्वेंशन था जो करना था तुम्हें। हाँ देखो यहाँ साइन कन्वेंशन करना था, तो ये तो हमारा साइन कन्वेंशन करने के लिए अब तुम्हें करना पड़ेगा ये। अब लीटर एटीएम में जैसे चेंज हुआ तो 25 इंटू 101 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 इंटू 103 इंटू 10 के पावर -3, इससे करना पड़ेगा। अब उसने क्या पूछ रखा है कि यहां से जो आंसर आएगा, एक मिनट रुक जाओ, 25 को थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, ठीक है। अब यहां से उसने, यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। जैसे किलो जूल में चेंज करोगे, जूल को किलो जूल में चेंज करोगे तो कितने में चेंज हो जाएगा, 10 के पावर -3 से क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही 1000 से डिवाइड कर दिया, जो सेंटीमीटर क्यूब है ना वो मैंने पहले से ही डिवाइड कर दिया। ये सेंटीमीटर को 10 के पावर -3 से रिप्लेस कर रखा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -2.53 किलो जूल आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। सुनना यहां से फिर से मैं समझा देता हूं। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया तो एक पहले उसने ये हमारा क्या आ रहा है, एटीएम सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ये जो आएगा वो आएगा हमारा आंसर किस में आएगा, एटीएम सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं, लीटर एटीएम अगर हमें पता चल जाए तो ये क्या होता है 103 इंटू यही जूल होता है। तो ये तो तुमने लीटर एटीएम में चेंज कर लिए, पर ये किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या होगा, पहले से ही 10 के पावर -6 हो जाएगा ना ये, और डिवाइड करोगे 10 के पावर -3 से तो 10 के पावर -3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो किलो जूल में तो आ ही चुका है ये। अब ये -2 इससे मल्टीप्लाई कर दो 101.3 से, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.53 किलो जूल। ई इज द करेक्ट आंसर है, सही है ये। तो ये क्वेश्चन केवल एक फॉर्मूला नहीं था, पीछे से पूछा कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे थे कि वर्क डन कैसे लाए -P एक्सटर्नल डीवी, तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट से लाए थे और उसी को अप्लाई करके ये क्वेश्चंस किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखना 2.2, लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग है, इसने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने मेंशन नहीं किया है। एक टेम्परेचर 270 केल्विन है, जो कूलिंग किया गया है ना वो टेम्परेचर 270 केल्विन है, ठीक है। अब तुम्हें समझना, अब तुम्हें यहाँ तो देना चाहिए था एक्चुअल में, पर तुम्हें समझने के लिए ये था कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 180, समझ जाना चाहिए था कि क्या टेम्परेचर कहाँ गया है। वो फ्रॉम कितने से 301 केल्विन से ले गया है, और 273 के अलाउंड 270 ले रहे हैं हम लोग। तो एक टेम्परेचर यहाँ क्या था, मिसिंग था एक्चुअली में। तो यहाँ कॉजिंग द कंप्रेशन ऑफ द गैस फ्रॉम 217.1 ml से इतना जा रहा है, वॉल्यूम जा रहा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज -x किलो जूल। तो यही x की वैल्यू मतलब डेल्टा U निकालने के लिए बोला है। और हम लोग डेल्टा U इक्वल टू क्या जानते हैं, Q प्लस W। अगर Q पता चल जाए, W पता चल जाए, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी पता चल जाएगा। पहला बात कि ये कोई प्रोसेस की बात नहीं किया है, लेकिन एक चीज उसने जरूर मेंशन किया है, कॉम्प्रेशन। मतलब यहां वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पर क्यों निकालने के लिए उसने एक चीज तो जरूर मेंशन किया है,
कोई प्रोसेस होता तो Q और W में तो मैं रिलेशन लगा लेता कि हाँ Q में क्या रिलेशन होगा W में, जैसे आइसोथर्मल बोल देता है तो Q जो निकलता है, W जो निकलता है उसी का माइनस साइन ले लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं, Q हो जाता है। पर यहाँ कोई प्रोसेस नहीं बोला है उसने। इस क्वेश्चन में उसने बोला 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस एसिड गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर 1 atm फ्रॉम 310 केल्विन, मतलब 270 केल्विन पर कूल किया गया है, 300 केल्विन पे था और 270 केल्विन पे कूल किया गया है, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है। कंप्रेशन ऑफ द गैस फ्रॉम वॉल्यूम भी क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक तो एटॉमिक मास दे रखा है और N2O का मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। अभी देखना कि मोलर मास क्या होगा N2O का, 28 प्लस 16 कितना हो चुका, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो चुका है हमारा, ये हमारा हो गया मोलर मास। अगर हमें पहले हम लोग चलते हैं क्यू को निकालने चलते हैं। क्यू के लिए उसने एक चीज जरूर मेंशन किया है, वो मेंशन कर रखा है मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या जानते हो तुम लोग कि NC डेल्टा टी होता है, यही होता है। क्यू निकालने के लिए NC डेल्टा टी होता है। एन की वैल्यू कहां से गिवन है, 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस एसिड जो दे रखा है, 2.2 डिवाइड बाई क्या, 44 इंटू 2.2 डिवाइड बाई क्या, 44। अब C की वैल्यू बोलो, C क्या दे रखा है, देखो यहां मोलर हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, सही है। और डेल्टा टी आ जाओ, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारा, T2 कितना है, 300 केल्विन से क्या कर दिया गया है, कूल किया गया है, T2 माइनस T1। यहां देख लो कितना आ गया, 2.2 डिवाइड बाई क्या, 44 इंटू क्या, 100। यहाँ T2 कितना है, 270 और माइनस 310, मतलब T1 कितना था, 310 था, उसको कूल करके कहां तक ले गया है, 270 तक ले गया है। क्वेश्चन को समझना था कि एक तो पहले टेम्परेचर कितना था, 310 केल्विन था, अब तुम T1 और T2 में ही गलती कर दोगे तो यहाँ ही क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू ही अलग, तुम्हें आना चाहिए निगेटिव और आ जाएगा पॉजिटिव, आंसर तो मिलने वाला है भी नहीं। सुनो यहां से, तो अब यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहां से आ गया हमारा, ये कितना आ चुका हमारा 1, ये हो चुका हमारा 10 से 10 कैंसिल, 1/5, कहाँ करूं, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो सबसे अच्छा, ये क्या आ गया हमारा 1/2 डिवाइड बाई 10 इंटू क्या आ चुका वहां से 40। क्लियर है, ये 40 आ चुका, तो यहाँ से कितना आ चुका 20, तो ये हमारा क्या है माइनस के साथ, तो Q हमारा क्या निकल के आ गया, -200 जूल। ये हमारा Q निकल के आया अभी, ये हमारा अभी क्या निकल के आया है, Q निकल के आ गया है। पहला हमने क्या पहचाना क्वेश्चन में, जो गिवन है कोई प्रोसेस है ही नहीं है, प्रोसेस तो इसने मेंशन ही नहीं किया और पूछ दिया इंटरनल एनर्जी, मतलब एक चीज तो मेंशन हो गया कि हमें जाना क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाना है, और एक स्पेसिफिक उसने बोल रखा था मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि पर मोल के लिए डिफाइन है वो, तो Q क्या हो गया, NC डेल्टा T। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालनी है, Q। पर बर्गडन निकालने के लिए भी उसने एक मेंशन कर रखा है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस क्या, V1, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आ जाओ यहां, वर्क डन के लिए हमारा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब देखो V1 कितना दे रखा है, यहां आ जाओ, V1 दे रखा है 217.1, 217.1, V2 कितना दे रखा है 167.75, V2 दे रखा है 167
0.75। अब आ जाओ, एक तो पहली बात कि वर्क डन तो आएगा पॉजिटिव, ये तो मेरे को पता चल चुका है कि वर्क डन आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चंस में एक चीज जो मेंशन किया था जो तुम पढ़ते नहीं हो, कॉम्प्रेशन की केस बोल रखा है। जैसे ही कॉम्प्रेशन बोला तो वर्क डन क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है, यहां देख लेते हैं। पी एक्सटर्नल जो दे रखा है, एटॉमिक एनर्जी डेल्टा यू गैस कांस्टेंट, हाँ यहां देखो पी एक्सटर्नल 1 ATM गिवन है, ठीक है। पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है, -1। V2 कितना है हमारा 167.75 -217.1। क्लियर है ये? तो ये हमारा किस में आंसर आ रहा है, ml में आ रहा है और ATM में आ रहा है। पहली बात कि वर्क डन हमें लाना किस में है, जूल में लाना है। तो -1 रहने दो, 167.75 217.1, ml को कहां से चेंज कर दूं, लीटर में। माइनस, अब ये क्या हो चुका, लीटर ATM, और लीटर ATM को जूल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन जो निकल के आएगा, ये क्या आएगा साइन, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है ना, 217 क्या है हमारा, निगेटिव में, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा, तो आगे वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी जो वर्क डन निकल के आएगा वो अप्रॉक्स 500 जूल के करीब निकल के आ जाएगा। अब तुम्हें वर्क डन भी निकल चुका है और क्यू भी निकल चुका है, और पीछे चलते हैं हम लोग, वर्क डन भी पता चल चुका और क्यू भी पता चल चुका है। बताओ क्या करें क्वेश्चंस में, डेल्टा यू इक्वल टू, अब बताओ वर्क डन कितना है हमारा, क्यू कितना है हमारा, डेल्टा यू निकालना है, क्यू कितना निकाल के, -200 जूल प्लस 500 जूल। जो आंसर आया वो आया हमारा -195। मतलब यही हमारा क्या, यही डेल्टा यू ही पूछ रहा था, और डेल्टा यू क्या पूछ रखा था, -x है। बोला है डेल्टा यू क्या है हमारा, -x है, मतलब कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गया हमारा -195, तो x हमारा क्या हो चुका 195, निगेटिव वैल्यू ले रहा है उसने, तो यहाँ वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी a। उसने -x बोला है तो माइनस साइन को हटा के लिखना है, ये देखना था तुम्हें। जब डेल्टा यू निकाल लिए तो -195 तो ऑप्शन में भी नहीं है, -x की वैल्यू रखनी थी, तो माइनस माइनस क्या हो चुका पॉजिटिव, तो 195। तो मैंने क्वेश्चंस में कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में देखो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था, कोई प्रोसेस नहीं था, आइसोथर्मल नहीं था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से गए और लगाए प्रोसेस कि हाँ, पहला कि मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है तो मोलर हीट कैपेसिटी निकाल लिया, दूसरा कि वहां से हीट कैपेसिटी पता चल चुका, एक इंफॉर्मेशन और गिवन था कि वहां से वर्क डन में निकाल लिया। वर्क डन निकालने के बाद देखो वर्क डन में थोड़ा सा ये कैलकुलेशन था, इसे अब ये देखो कंप्रेशन था, तो ये तो निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो चुका, इसको कैलकुलेट मैंने कर रखा है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि 5 जूल आएगा, तो 5 जूल ही आएगा ये। और 5 जूल आने के बाद इसे क्या करो तुम, इस वाले वैल्यू में पुट करो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पूछ रखा है, ठीक है। आगे से नेक्स्ट क्विज की और तैयारी अच्छे से करो, क्यों जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा करोगे, पेपर में अच्छा करोगे, अच्छा सोच पाओगे, अच्छा सोचोगे तो पेपर में मार्क्स भी आएंगे। मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस जिस लाइन में करना चाहते हैं वो हम करते नहीं हैं, फिर हमें क्या होता है कि बैकलॉग आ गया सर आप बता दो, तो हम आप क्यूज को अटेम्प्ट करो, CTS लगाओ, इनफ है, बुक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बुक क्यों पीछे भागते हो तुम लोग, तो ये केवल CTS लगाओ, और इन क्वेश्चन JEE मेंस के क्वेश्चन जरूरी है जो सब बुक में पहले से ही VMC ने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के सॉल्यूशन के साथ।